हेलो। हम हिस्ट्री का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं द दिल्ली सल्तनस और द मस्जिद टॉपिक से स्टार्ट करना है। अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। प्रोस्ट्रेट्स यानी प्रेज, नीज पे बेंड होकर जो प्रेइंग करते हैं उसको प्रोस्ट्रेट्स कहते हैं। इन रेवरेंस यानी कि अकॉर्डेंस में अल्लाह के, कि वो अब किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उनको प्रे करते हैं। कहाँ पे? एक मस्जिद में। In a congregational mosque, Muslims read their prayers together. कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कौन सा हुआ? कॉन्ग्रीगेशनल का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब होता है कि कोई भी वो जगह जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं उनको हम कॉन्ग्रीगेशनल बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मॉस्क में मतलब प्रेयर करने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसको कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। इस मॉस्क को और क्या बोलते थे? मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, ये भी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क के नाम है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम्स आते हैं, अपने प्रेयर रीड करते हैं। प्रेयर को क्या बोलते हैं? नमाज टुगेदर, उसको कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर, इमाम, फॉर द रिचुअल्स और प्रेयर्स। मतलब कि अब जब प्रेयर शुरू हुई तो उन्होंने एक इमाम चूज़ कर लिया जो कि उनका लीडर है, जो कि वो उनके हिसाब से मोस्ट लर्नेड है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है ग्रुप में, तो वो प्रेयर्स लीड करता है। तो इमाम एक तरह से क्या हो गया, अगर हम हमारा देखें, हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं तो टेम्पल्स में जैसे पंडित होते हैं जो प्रेयर्स रीड करते हैं और तुमको कुछ भी करवाना होता है उसमें वो हवन करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके अंदर वैसे ही इमाम होते हैं मस्जिद के अंदर। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। सर्मन यानी कि लेक्चर, कोई भी लेक्चर की हमको अच्छे काम करने चाहिए, ये जो लेक्चर होते हैं जो लोग कहते हैं उसको सर्मन कहते हैं, और वो फ्राइडे को डिलीवर करते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड किबला। अब इसका क्या मतलब है? मक्का क्या चीज़ है? मक्का जो है वो एक सिटी है सऊदी अरेबिया में। तो अगर हम देखें वर्ल्ड मैप को, इंडिया यहाँ पे है और सऊदी अरेबिया ये है, ये वाला जो पार्ट है ये सऊदी अरेबिया है और ये इंडिया के वेस्ट में लगता है। सऊदी अरेबिया में एक सिटी है जिसको मक्का बोलते हैं, जहाँ पे इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि मक्का जो है वो होलीएस्ट सिटी है। होलीएस्ट मतलब सबसे प्योर, जहाँ से जो इस्लामिज़म है उनका शुरुआत हुई थी। इसीलिए इंडिया के जितने भी मॉस्क में है तो वो जब मक्का परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो इस तरफ फेस करते हैं, वेस्ट की तरफ फेस करके मक्का परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि वेस्ट में होलीएस्ट सिटी है मक्का की, सऊदी अरेबिया के अंदर, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था। तो अगर हम वापस आएँ तो मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, सिटी का नाम है। इन इंडिया इट इज़ टू द वेस्ट, इट इज़ कॉल्ड किबला। इसको किबला बोलते हैं जब वेस्ट में खड़ के प्रेयर करते हैं सब। ठीक है, द दिल्ली सल्तनस बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslim. Mosque also helped to create the sense of community of believers who shared a belief system and a code of conduct. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनस ने मॉस्क सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्यों बनाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या है? ये नेक्स्ट लाइन्स कि सबसे पहले तो ये उनकी पावर डेमोन्स्ट्रेट करते थे एज द प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम, तो वो दिखाते थे कि हम मुस्लिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी पावर देखो। दूसरा, इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जो भी लोग इस्लाम मानते थे उनकी एक कम्युनिटी बन गई, वो बिलीव करने लग गए। इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड से मुस्लिम्स आते थे। और एक और चीज़ कि जो मस्जिद है ये दिल्ली में बनानी क्यों शुरू हुई, क्योंकि जो इस्लाम के जो लोग थे, जितने भी दिल्ली सल्तनस थे, ये सब बाहर से आए थे, इंडिया से नहीं थे। इसीलिए इनको मस्जिद बनानी पड़ी ताकि जो भी इनके साथ लोग आए हैं या जो भी अब इस्लामिज़म को फॉलो करने लग गए हैं या जो भी मुस्लिम बन गए हैं, उनको एक सेंस ऑफ बिलीफ मिले, उनको लगे कि हमको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, और उनको ऐसा लगे कि क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो हम यहाँ पे ऐसे बाहर की तरह वाला ट्रीट ना हो हमको। इसीलिए उनकी बैकग्राउंड्स को सिक्योर करने के लिए कि हाँ तुम भी बाहर से आए हो, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तुमको, या इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए मॉस्क को बनाना शुरू किया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है कि सब कॉन्टिनेंट दिल्ली सल्तनत ने क्यों बनाने शुरू किए मॉस्क, सब कॉन्टिनेंट में मॉस्क क्यों बनाने शुरू किए दिल्ली सल्तनत ने, पूरा आंसर है।
अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो इसके अंदर अब हम क्या देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में और कंसोलिडेशन के अंदर। कंसोलिडेशन मतलब जब हम किसी चीज़ को कंसोलिडेट यानी कि इकट्ठा करते हैं या फिर कोई चीज़ को बढ़ाते हैं, चीज़ें थोड़ा थोड़ा जोड़ के, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते थे, वो इतना बड़ा किंगडम था, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली सल्तनत ने इतना बड़ा वो बनाया था इंडिया को, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी। ऐसे तो वो छोड़ नहीं सकते थे कि बस मैं राजाओं में को सब फॉलो करें। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं कि हम राजा बन जाएं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि वो कैसे पहले तो अपना रेवेन्यू कैसे लेते थे, कहाँ से पैसे आते थे उनको, फिर अगर कुछ प्रोटेस्ट होता है उसको क्या करते थे, या फिर अगर अटैक होता है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करती थी, लोगों को कैसे बचाते थे, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. तो रिलायबल गवर्नर चाहिए थे, क्योंकि ऐसा ना हो गवर्नर उन्होंने बोला कि हाँ तो एक छोटी सी जगह का गवर्नर बना दिया और वो गवर्नर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और उसने अपना अलग निकाल लिया वो किंगडम कि हाँ ये तो मेरा किंगडम हो गया। तो ऐसे भी करते थे उस टाइम पे, इसीलिए उनको रिलायबल चाहिए थे कि ये हमारे रिलायबल रहे हैं, या ऐसा ना हो कि ये अपना ही किंगडम निकाल लें यहाँ से, हम हमारे खिलाफ लोगों को भड़का दें। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slave purchased from military service called Bandagan in Persian. इसका मतलब कि एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, अमीर लोग, जो कि उस टाइम पे माने जाते हैं कि हाईएस्ट लेवल अगर अमीरी का कोई है तो वो ये एरिस्टोक्रेट्स हैं। और लैंडेड चीफ्टेन्स यानी कि जैसे हम उस टाइम पे कहते थे कि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स होता था, तो जैसे ज़मींदार कह लो, ज़मींदारों को उन्होंने गवर्नर नहीं बनाया। ज़मींदार बहुत रिस्पेक्टेड होते थे पुराने ज़माने में, उनको गवर्नर नहीं बनाया। पर दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, स्पेशली इल्तुतमिश ने, उसने जो अपने स्लेव्स खरीदे थे उसको गवर्नर बना दिया। ठीक है, उसने, और स्लेव्स को क्या बोलते थे, बंदगन इन पर्शियन। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. इसका मतलब to man some of the most important political offices का मतलब कि कंट्रोल करना या फिर अपनी पावर दिखाना, चलाना, उसके लिए उनको ट्रेनिंग करते थे। Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. क्योंकि वो slaves थे तो वो हमेशा अपनी मास्टर की बात मानते थे। पुराने टाइम पे जो slaves होते थे वो बहुत डिवोटेड दिखाते थे अपने मास्टर को, कि जो भी हमारा मास्टर है, जिसने भी हमें खरीदा है, उसको उस पर वो फुल ऑन रिलाई कर सकते थे मास्टर। स्लेव्स उनको बहुत अच्छे से अपना मतलब गुरु मानते होते थे कि यही हमारा सब कुछ है, कभी उनको उनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करते थे। Slaves rather than sons. The sultans were advised a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. क्योंकि बेटा जो है वो फिर भी तुमको धोखा दे सकता है। जैसे हमने देखा कि जब मुगल आए थे तो कैसे जहांगीर ने शाहजहां को ही मार दिया था राजा बनने के लिए। तो स्लेव जो हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि वो अपने मास्टर को सब कुछ मानते हैं। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandhagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. इसका क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने स्लेव्स को गवर्नर बनाना शुरू कर दिया या रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, उनको जो उनके क्लाइंट्स थे उनको वो दे दिया, पॉलिटिकल पोजीशन दे दी, तो इंस्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि एक तो रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि उसने बोला कि अपने बेटे को ही मतलब स्लेव बेटर है सन से, तो एक तो रीज़न हो सकता है कि उनके फैमिली में इंस्टेबिलिटी आई। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग थे वहाँ के, जिस एरिया का उन्होंने हेड बना दिया स्लेव को, वो मे भी सोचें कि हमको तो स्लेव गवर्न करता है या हमको तो स्लेव की बातें माननी पड़ती हैं, जबकि उस टाइम पे स्लेव तो काम करने के लिए होते थे और लोग उन पे रूल करते थे। यहाँ वो सोचता है कि स्लेव ही हम पे हुक्म चलाई जा रहा है, स्लेव हमारा गवर्नर बन गया है, हमारी इज्जत के लिए कम बात है। जबकि इतने बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट हैं, जो इतने अमीर लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन पे स्लेव ऑर्डर चला रहा है, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी भी आ सकती थी। A client is someone who is under the protection of another, a dependent or hanger-on.
तो कोई क्लाइंट मतलब जैसे अगर हम बोल दें कि कोई बच्चा था, उसके पेरेंट्स चले गए तो राजा ने पाल लिया, तो वो बच्चा होएगा कि मेरा एहसानमंद है, वो राजा के एहसानमंद रहेगा, तो उसको क्लाइंट बोलते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों वो कहते थे कि सन को छोड़ो और स्लेव्स को यूज़ करो? क्योंकि वो हमेशा लॉयल थे अपने मास्टर के। एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर आयर्स। New sultans had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of this humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and authors of Persian Tawariq criticized the Delhi sultans for appointing the low base born to high offices. यही जो मैंने तुमको अभी बताया कि लोगों को लगता था इतने अमीर अमीर लोग हैं कि हमको एक स्लेव से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। गवर्नर वो बन गया एक स्लेव, और वो स्लेव कहता है कि हाँ चलो अब टैक्सेस बढ़ गए, या हमको लाओ टैक्सेस दो। तो अरिस्टोक्रेट्स को एक तरह से इंसल्ट फील होती थी कि एक लो ऑर्डर का इंसान है जो कि लो एंड बेस बॉर्न है। बेस बॉर्न यानी कि एकदम बेस से सबसे नीचे नीच का है, जो नीच उसका है, वो हम पे ऑर्डर चला रहा है, वो हम पे रूल कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। Accession of new monarch often saw conflict between the old and new nobility. तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए न्यू और ओल्ड नोबिलिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि यही चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी उनसे। द पैट्रनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय दैट ऑल्सो शॉक मैनी एलाइट्स एंड ऑथर्स। तो क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो एरिस्टोक्रेट जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, स्पेशली जो ऐसे एरिस्टोक्रेट्स होते थे और जो ज़मींदार होते थे, चीफ्टन्स होते थे, इनका पब्लिक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, क्योंकि पब्लिक को ये बहुत अच्छे लगते थे। एक तरह से किसी ने लैंड दे दी, वो देखते थे ये अमीर है, अच्छा स्टेटस का है। तो अगर ये खुश नहीं होंगे तो ये एक तरह से पब्लिक को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ये पब्लिक फिगर्स हैं। अगर ये किसी के बारे में बोलेंगे कि ये ख़राब है या फिर ये राजा जो हमारा ख़राब है, तो पब्लिक वो मान लेगी। उस टाइम पे पब्लिक में इतना वो नहीं होता था कि वो खुद जज करे कि कौन सही है या कौन सी पॉलिसी हमारे लिए, क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, सबका अपना अपना काम चलता था। राजा हाईएस्ट ऑर्डर का था, मतलब वो हाईएस्ट ऑर्डर पे होता था, तो जो भी वो बोले उसको करना पड़ता था। लेकिन इन लोगों का इन्फ्लुएंस छोटे लोगों पे बहुत होता था। तो जो जितने भी ऑथर्स वगैरह थे या एलीट्स थे, एलीट्स यानी कि बड़े घर के जो वो थे, वो उनको शौक लगा कि इनको कोई फिक्र ही नहीं राजा को कि हम जहाँ पे अगर हमको गवर्नर बनाते तो हम लोगों को कहते हाँ अच्छा राजा है, राजे के लिए प्यार बढ़ता, प्रजा मानने लग जाती राजा को। लेकिन इन्होंने स्लेव्स को वो बनाया जो कि बहुत अलग था। स्लेव्स को ज़्यादातर स्लेव्स ही रखते थे, गवर्नर्स की पोस्ट नहीं देते थे। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।